नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे चुनाव की। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसमें चुनाव की क्या भूमिका है, निर्वाचन आयुक्त की क्या भूमिका है, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, इन तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चुनाव की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव का जो महत्व है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है। क्या चुनाव के बगैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती है। तो इसलिए मित्रों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत में अब तक कितने लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कौन सा लोकसभा चुनाव किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में संपन्न हुआ। तो आइए सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। तो भारत में जो प्रथम लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ वो 1952 में सुकुमार सेन जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। द्वितीय लोकसभा चुनाव 1957 में, जो कि सुकुमार सेन जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। तृतीय लोकसभा चुनाव 1962 में कल्याण सुंदरम जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। चतुर्थ लोकसभा चुनाव 1967 कल्याण सुंदरम जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मित्रों, जो चौथा लोकसभा चुनाव था भारत में, वो भारत का ऐसा पहला चुनाव था जो कि नेहरू के मृत्यु के बाद संपन्न होता है। बगैर नेहरू के चुनाव होता है, यानी उस चुनाव में नेहरू जी नहीं थे। और यही वो चुनाव है जहां पर केंद्र के स्तर पर जो कांग्रेस की सीटें हैं वो काफ़ी घट जाती हैं, उसके जनाधार में कमी आती है और बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। पांचवा लोकसभा चुनाव 1971 में एसपी सेन शर्मा जी के नेतृत्व में संपन्न होता है। छठा लोकसभा चुनाव 1977 टी स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में संपन्न होता है। मित्रों, ये छठा लोकसभा चुनाव 1977 में हुआ था, तो ये चुनाव भारत में ऐसा चुनाव था जहां पर इसके बाद, यानी इस चुनाव के बाद जो जनादेश प्राप्त होता है वो एक गैर कांग्रेसी सरकार को प्राप्त होता है और केंद्र के स्तर पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है और इस सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई करते हैं। और सातवां लोकसभा चुनाव 1980 में एसएल शक्धर जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आठवां लोकसभा चुनाव 1984 आर.के. त्रिवेदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस चुनाव के ठीक पहले ही इंदिरा जी की हत्या कर दी गई थी, 84 में ही। नवां लोकसभा चुनाव 1989 आर.वी.एस. पेरी शास्त्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और जो 10वीं लोकसभा चुनाव है वो 91 में टी.एन. शेषन जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 टी.एन. शेषन जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मित्रों, टी.एन. शेषन भारत के जो भी निर्वाचन आयुक्त रहे हैं उनमें एक बहुत ही चर्चित नाम रहा है, बहुत ही लोकप्रिय नाम रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्य के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को एक नई पहचान दिलाई, इलेक्शन कमीशन की ताकत का लोगों को एहसास कराया। तो वो अपने कार्य से लोकप्रिय हुए टी.एन. शेषन जी, जो कि काफ़ी चर्चित रहे। 12वीं लोकसभा चुनाव 1998 में एम.एस. गिल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में एम.एस. गिल जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 टी.एस. कृष्णमूर्ति जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 एन. गोपालस्वामी प्लस नवीन चावला जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मित्रों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एन. गोपालस्वामी एक ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं जिन्होंने नवीन चावला को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति उस समय प्रतिभा पाटिल जी थी,
तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन भेजा था कि नवीन चावला जी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त न बनाया जाए, इन्हें निर्वाचन आयुक्त के पद से हटा दिया जाए, क्योंकि जो 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 था, जो 2009 में संपन्न हुआ था, तो उसमें एक चरण तो एन गोपाल स्वामी जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका था, बाकी चरण नवीन चावला जी के नेतृत्व में संपन्न होता। चूँकि नवीन चावला जी के संबंध में एक शाह कमीशन गठित किया गया था, जिसने ये सुझाव दिया था कि फ्यूचर में नवीन चावला को किसी भी महत्वपूर्ण पदों पर न नियुक्त किया जाए या उन्हें उस पद से संबंधित जिम्मेदारी न दी जाए। तो इसी को ध्यान में रख करके एन गोपाला स्वामी ने महामहिम के समक्ष एक प्रतिवेदन भेजा था, एक सुझाव भेजा था। हालांकि उन्होंने सुझाव भेजा, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और नवीन चावला जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं। और जो 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में संपन्न हुई वीएस संपत जी के नेतृत्व में, और 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में सुनील अरोड़ा जी के नेतृत्व में संपन्न हुई। और जो अगला लोकसभा चुनाव है वो 18वां लोकसभा चुनाव होगा। वो 18वीं लोकसभा चुनाव होगी, जो कि 2024 में प्रस्तावित है, 2024 में होगा। तो इस प्रकार से मित्रों आपने देखा कि भारत में अभी तक 17 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है, 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। तो अभी तक भारत में इतने लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इतने लोकसभा चुनाव निर्वाचन आयोग करवा चुका है। और जो अगला लोकसभा चुनाव है वो 2024 में होगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव। तो इस जो चुनाव है, इस चुनाव में जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसे ही चुनाव के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और चुनाव का पूरा जो जिम्मा है वो इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के संबंध में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो डेट फिक्स करता है और तमाम सारी चीज़ें करता है। तो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है नियंत्रण की, अधीक्षण की, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो शुरुआत है वो 2011 से होती है। यानी भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया वो 2011 में मनाया गया। 2011 से इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है।
और 2011 में जो प्रथम मतदाता दिवस मनाया गया, प्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया गया, उस समय जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे SY कुरैशी जी थे। तो भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत है वो 2011 से होती है और उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे SY कुरैशी जी थे। अर्थात जो भारत में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया वो SY कुरैशी जी के नेतृत्व में मनाया गया और वहीं से भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत होती है। और चूंकि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि मित्रों इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको उनके अधिकार, उनके दायित्व के बारे में जानकारी देना, उसे इस बात का एहसास दिलाना कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आप सभी लोग अपने दायित्व को निभाने में पीछे ना रहें और आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी को दी गई है। और भारत में जो वयस्क मताधिकार है वो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। मित्रों, वयस्क मताधिकार का आशय ये होता है कि कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु को पूरा कर लेने के बाद जो भारत के नागरिक हैं उनको वोटिंग राइट्स दे दिया जाता है, उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया जाता है, तो उसे ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अर्थात कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु पूरा कर लेना, कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु को पूरा कर लेने के बाद मताधिकार का प्राप्त हो जाना, मताधिकार का अधिकार मिल जाना ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। और जो वयस्क मताधिकार है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु जो मूल संविधान था जो मूल संविधान भारत का है उसमें वयस्क मताधिकार की जो आयु थी आयु 21 वर्ष थी। फिर बाद में इसे घटा करके 18 वर्ष किया गया। वो 61st संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा वो जो वयस्क मताधिकार की आयु है मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61st संवैधानिक संशोधन अधिनियम
1989 के माध्यम से मताधिकार की आयु को घटाया गया और इसे जो है 18 वर्ष कर दिया गया और उसमें राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो वयस्क मताधिकार की आयु को घटाया गया और उसे 18 वर्ष कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, मतलब कि जो नवयुवक हैं, जो मतलब युवा हैं, उनकी भी भागीदारी चुनाव में बढ़े, उनको भी वोट करने का अधिकार मिले। हालांकि 21 वर्ष पर मिलता था, वो घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और ये माना गया कि भाई जो 18 वर्ष के युवा हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें जो वोटिंग राइट्स हैं वो 18 वर्ष में दिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके वो संशोधन किया गया और मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है। और इस समय भारत में जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष है और वयस्क मताधिकार की आयु भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। तो कहीं पर 21 वर्ष मिलता है, कहीं पर कुछ और ज़्यादा मिलता है, कहीं पर 18 वर्ष मिलता है। तो वो तमाम प्रकार से हैं, वो हर देश में अलग अलग पाई जाती हैं। तो मित्रों, जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, वो विभिन्न प्रकार के चुनाव को संपन्न करवाता है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग देखिए कितने प्रकार के चुनाव को संपन्न करवाता है, मतलब कौन कौन से चुनाव वो संपन्न करवाता है। तो जैसे हो गया आपका क्या, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव और विधान परिषद। तो इतने प्रकार के चुनाव को भारत निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव और विधान परिषदों का चुनाव। इतने चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। और भारत इतना बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर हर समय कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या नगर महापालिका का चुनाव हो, विधानसभा, विधान परिषद, वो चुनाव चलते ही रहते हैं। हालांकि जो भारत का निर्वाचन आयोग है इतने चुनाव को ही संपन्न करवाता है। बाकी जो अन्य चुनाव हैं उन्हें जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, जिसकी स्थापना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से की गई थी, तो वो जो पंचायतों का चुनाव है, पंचायतों का मतलब वो जो तीनों स्तर का चुनाव है, फिर नगर महापालिकाओं का चुनाव है, तो ये सारे चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन इतने चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। इतने चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है और भारत निर्वाचन आयोग अपने इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दे रहा है, बखूबी अंजाम दे रहा है। और भारत निर्वाचन आयोग की जो कार्य प्रक्रिया है, जो कार्य प्रणाली है, वो पूरे विश्व में काफ़ी विश्वसनीय मानी जाती है और उसे एक बहुत ही तगड़ी संस्था मानी जाती है कि भारत का जो चुनावी सिस्टम है, भारत का जो चुनावी तंत्र है वो बहुत ही मजबूत है। और भारत का निर्वाचन आयोग अपने कार्यों के लिए पूरे विश्व में, आप समझिए कि एक पूरे विश्व में ग्लोबल स्तर पर अपने कार्यों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये माना जाता है कि भारत में जो
चुनाव संचालन की जो प्रक्रिया है उसको संचालित करने वाली जो संस्था है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव के संबंध में होल सोल पावर इलेक्शन कमीशन को दी है और इलेक्शन कमीशन उस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। और इसीलिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये अपने कार्यों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये बहुत ही एक विश्वसनीय संस्था मानी जाती है, क्योंकि भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रक्रिया को लेकर के समय समय पर एक प्रकार से नाराज़गी व्यक्त की जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सारे राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन के कार्य से संतुष्ट होते हैं और वो चुनाव के बाद जो भी जनादेश प्राप्त होता है वो सब उसका सम्मान करते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो चुनाव पर आधारित है, चुनाव पर केंद्रित है कि भारत में कितने आम चुनाव हो चुके हैं और कौन सा आम चुनाव किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में है, कब स्थापना की गई, वो तमाम सारी चीज़ों को हमने आपको बताया। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय।